Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture series from the platform of the Academy. Dear students, this is Sri Kaskar, your maths teacher. Today's topic is factorization. Last lecture में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं. उसमें फर्स्ट वन जो था वो फैक्टराइजेशन था, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आज उन तीनों में से हम फर्स्ट मेथड जो है उसको सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर, और वो है फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में आगे मूव करने के लिए फैक्टराइजेशन बेसिक मेथड है. यहाँ पे हमने चूंकि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, आगे फर्दर क्वेश्चन में क्वेश्चन जब थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो फिर इन तीनों मेथड में से जो आपके लिए यूजफुल होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा. ये कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो दे दे, वो आपसे कहे कि जी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो फिर आपने इन तीनों मेथड में से अगर आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़े तो आप फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो सिलेक्ट करें. ठीक है, ये दोनों बाकी दोनों की निस्बत जो है ये इजी भी है और शॉर्ट भी है. क्लियर? तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन का जब हमारा टॉपिक है आज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन करेंगे हम, इसको आपने पूरा फोकस करना है. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है. जो इसमें बार बार क्वेश्चन में आएगा जी सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्लियर जी? सॉल्व करना क्या होता है, सॉल्व करने से मुराद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ. लेट्स सपोज मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख देता हूँ. 4 + 9 = 13. जी, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन. 4 + 9 = 13. ऑब्वियसली हमें अंडरस्टूड है 4 + 9 करें 13 ही होता है. लेकिन अगर यहां पे मैं आपको ये कह दूं x + 9 = 13, and what is the value of x, इस x की वैल्यू क्या है. बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूं कि 9 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 13 आए. अब यहां पे प्रॉब्लम है, यानी कि आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसको आप 9 में एग्जैक्टली ऐड करें और आंसर 13 निकले. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं हम क्वेश्चन में, कहते हैं इसको सॉल्व करें. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए. हम क्या करते हैं, 13 में से 9 माइनस कर लेते हैं, x = आ गया 4. जी, तो सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज 4. यानी कि अगर आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ करेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से मुराद हमारी ये हुआ करेगी उसके अंदर अननोन की वैल्यूज फाइंड करना. उसमें वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, कोई भी वेरिएबल, यानी कि जो अननोन हो उसकी वैल्यू फाइंड करना एक्चुअली उसका सॉल्यूशन होगा. क्लियर? तो ये बात आपने थ्रू आउट माइंड में रखनी है. मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्व करना क्यों कह रहा है. तो हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है. तो उसका मतलब हमें उसमें से जो मौजूद वेरिएबल है उसकी वैल्यूज निकालनी होगी जो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू करेगी. ठीक है, हमारे स्टेटमेंट ट्रू है. अगर आप x की जगह 4 पुट कर देंगे तो 13 हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. जी, तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. जी, तो फैक्टराइजेशन के बारे में आपको हावना होगी क्योंकि आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइजेशन को डिटेल से सीखा है. आपने उसमें पढ़ा था जिसको हमें फैक्टराइज करना होता है. हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको पहले कॉमन कर लेते हैं. उसके बाद हमने ये सीखा था अगर फॉर्मूला बनता हो, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो हमने पढ़े हुए हैं, अगर कोई फॉर्मूला बनता है उसका फॉर्मूला बना देते हैं.
और नंबर सी पे हमने उसमें किया था कि अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो हम उसको मिड टर्म ब्रेक कर देते थे। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपका ज्यादातर जो पाला पड़ने वाला है क्वेश्चंस में वो आपका मिड टर्म ब्रेक से पड़ेगा, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन कर लिया करेंगे, उससे क्वेश्चन जो है वो कदरे इजी हो जाता है। ओके, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें फैक्टराइजेशन के कौन से रूल लगे। इस क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है जी नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला ट्राई करेंगे, फॉर्मूला बी कोई नहीं बन रहा मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो है हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये अगर आप सीख लेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक की तरफ आएंगे। हमें करना क्या होता है मिड टर्म में, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 20x² आया। अब जब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो आपने खास तौर पर ये ख्याल रखना है कि जो भी आप पेयर लेंगे वो दो कंडीशंस को पूरा कर रहा हो। उस पेयर को आपस में, यानी वो जो दो हम टर्म्स लेंगे, इसको ब्रेक करके दो टर्म्स में बनाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस भी था साथ, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी कि जो आप पेयर मिड टर्म ब्रेक में सेलेक्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल टर्म आनी चाहिए। क्लियर? तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कोफिशिएंट को आप फैक्टराइज कर लेंगे। तो कोफिशिएंट ये 20 है, इसको फैक्टराइज कर लें, 2 10 20, 2 5 10 5, यानी कि आपके पास ये जो 20 था वो कैसे बन रहा है, 20 बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय, जो 20 बन रहा है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 20 बनेगा। एक पेयर हमारा हो सकता है कि 20 और 1। क्लियर? दूसरा पेयर कौन सा हो सकता है कि 10 मल्टीप्लाई, दूसरा पेयर आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 बनेगा। नंबर सी पे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा जी। तो हमने ये देखा कि इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास जो अवेलेबल पेयर्स हैं, हम इसको जिसमें ब्रेक कर सकते हैं वो 20 इंटू 1 में, या 10 इंटू 2 में, या 4 इंटू 5 में। अब हमने पहला कहा कौन सी कंडीशन के उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। तो 20 तो सब पेयर से बन रहा है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तब भी आ रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं तब भी आ रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं तब भी आ रहा है। अब हमें दूसरी कंडीशन को देखना होगा कि इनमें से कौन सा पेयर दूसरी कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ पे माइनस है, तो आपको याद होगा आपने उस चैप्टर 5 में सीखा, अगर माइनस है तो अब आपका जो पेयर होगा उसमें से एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, बिकॉज हमने सीखा है कि माइनस और प्लस जो है, माइनस और प्लस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आपके पास माइनस आता है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो पेयर बना रहे हैं उसमें से एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, और अगर यहाँ पे आपके पास प्लस आ रहा है तो फिर भी बता दूं आपको, फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, और वो आपको बताएगा यहाँ पे ये वाला साइन। ठीक है, खैर अभी हम जिसमें से पेयर ले रहे हैं, हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो ये यहाँ 1 भी बने। अगर हम 20 में से 1 माइनस करें तो आंसर आएगा 19, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे 1 टाइम x, तो हमारा ये वाला जो पेयर है ये हम नहीं ले सकते। सेकंड वाला देखते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखें 5 में से 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है। तो ये हमारा पेयर जो है ये हमारी दोनों कंडीशंस को पूरा कर सकता है। तो देखते हैं ये करता है, यानी हमने यहाँ पे ये पेयर लिख लिया, x² माइनस 5 टाइम x प्लस 4 टाइम x माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब यहां पे देखें तो आप ये 5 टाइम x में से आप 4 टाइम x निकालेंगे तो आपके पास माइनस का 1 टाइम बचेगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² आएगा। ये करने के बड़ा सिंपल सा लग रहा है, हमने किया क्या जी 5x में से -4 तो अच्छा ये 1 बनना था, ये बड़ा सिंपल है, लेकिन जब आप करेंगे इसको ये इतना आसान नहीं है। पर आप माइंड में रखना है कि आपने ऐसा पेयर लेना है कि जो आपकी दो कंडीशंस को पूरा करे, एक जो फैक्टराइजेशन की दो कंडीशंस को पूरा करे, एक उनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए जो कि -20x² है, और प्लस माइनस करने से सेंट्रल टर्म आनी चाहिए जो कि -x है। तो आप इस तरह से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो ये मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब इसमें एक खूबसूरत चीज ये है कि आपको अगले स्टेप में पता चल जाता है कि आपके जो बनाया हुआ जो पेयर है वो सही है या गलत है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन का फैसला कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आप सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। वो कैसे जी? वो ऐसे कि आप इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आया, x -5, और नेक्स्ट टू में से कॉमन करेंगे 4 और ये है x -5। आपको याद है कि कॉमन करने का मतलब आप उस नंबर पे थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता इस तरह से चलेगा कि आपका x -5 और x -5 ये दोनों अगर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर बनाए हैं, ये जो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल ना आए तो इसका मतलब आपने जो पेयर लिया है ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देगा कि आपने जो इसकी मिड टर्म ब्रेक की है वो सही है गलत है जी। तो अब नेक्स्ट ये x -5 अगेन कॉमन आ रहा है, x -5 हमने कॉमन कर लिया, यहां से आपके पास बचा x और यहां से बचा प्लस का 4 इक्वल टू 0 से करेंगे हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स जो इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं जी यहां पे x -5 इक्वल टू 0 है और x +4 इक्वल टू 0 है। यहां से ये हमने क्या किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकली है, इधर माइनस इधर आके प्लस, तो x इक्वल टू 5 आ गया। और इसी तरह से यहां पे देखें तो x इक्वल टू इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट, x इक्वल टू -4 हो जाएगा। लो जी, तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज निकल आएंगे। ये आपने माइंड में रखना है कि जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर वो लीनियर है, उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, जो कि मैंने छोटा सा क्वेश्चन किया था यहाँ पे, उसमें एक ही सॉल्यूशन निकला था। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, जैसे यहाँ पे दो, एक x 5 है और दूसरा -4 है। तो जहां पे आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा वहां पे आपने सॉल्यूशन सेट जरूर ऐड करना है। तो अब आपके पास सॉल्यूशन सेट में आप लिख देंगे उसको, सॉल्यूशन सेट आया -4 और 5, उन सॉल्यूशंस को आप सेट में इनक्लोज कर देंगे, साइन ये सेट का साइन है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो गए। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ कि बेसिकली हमने किया क्या है, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको आसानी हो कि आप कर क्या रहे हैं। हमें ये बताया गया था कि ये जो x² है, -x है, -20 इक्वल टू 0, ये सारा इक्वल टू 0 है। हमें x की कौन सी ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम x की जगह पे पुट करें और आंसर 0 आ जाए। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं, आप अगर x की जगह पे 5 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, अगर x की -4 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। वैसे ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए कि हमने अब तक क्वेश्चन में किया क्या है, कर के रहे, सॉल्व क्यों कर रहे हैं, जो मैंने शुरू बताया कि सॉल्व क्यों करते हैं जी। तो ये आपके पास x² है, -x -20 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि बाकी जो हमने x की वैल्यू निकाली 5 और -4, ये इसको हमारी स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हैं, वो हमारी इक्वेशन को ट्रू जो है वो साबित कर रहे हैं। x इक्वल टू 5 पुट कर दें यहाँ पे, तो जहां जहां इक्वेशन में आपके पास x है वहां पे आप 5 पुट कर दें। ये x उसका स्क्वायर एज इट इज -5 -20 इक्वल टू 0, तो ये 5 स्क्वायर ये देगा 25 -5 -20 इक्वल टू 0। अब 25 -5 20 -20 इक्वल टू 0,
एंड 0 इक्वल टू 0। जी, तो सॉल्यूशन हमारा जो निकला था x इज इक्वल टू 5, उसने हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने से मुराद जो उसके दरमियान में रिलेशन है उसको पूरा कर रहा हो। जैसे इनके दरमियान में इक्वलिटी है तो ये इक्वल आ रहे हैं दोनों के आंसर, तो ये इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास 5 हमने पुट किया तो इसका वाकई सॉल्यूशन है। अब देखते हैं -4 भी है इसी तरह से। तो ये आपके पास x स्क्वायर -x -20 इक्वल टू 0। आप इसमें x की जगह पे पुट कर दें -4, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 स्क्वायर -4 -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जगह पे जहां पे x है वहां पे -4 पुट किया। ये जो माइनस है ये ऑलरेडी था, हमने इस x की वैल्यू -4 थी वो पुट कर दी। तो ये आपके पास चूंकि स्क्वायर है तो ये प्लस का 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 -20 इक्वल टू 0। तो ये 20 -20 इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। जी, तो आप देखें जी, तो आप देखें आपके पास x -4 पुट किया था, उसने भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 5 आया है और -4 आया है वो x की वो दो वैल्यूज हैं जिससे ये इक्वल टू 0 आ सकते हैं, यानी कि यही दो वैल्यूज हैं 5 और -4। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये सिर्फ वो दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, एक 5 और दूसरा -4 है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हम सॉल्व क्यों कर रहे थे। जो मैंने शुरू में बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना होता है, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू मालूम की जिससे गिवन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो बहरहाल हम ये हर क्वेश्चन में नहीं किया करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब सॉल्व करने के लिए गए तो आपने उसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यूज निकालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने उसका सॉल्यूशन सेट मिस नहीं करना। वो आपको ऊपर लिखे या ना लिखे, क्वेश्चन अक्सर वो बता देता है कि सॉल्व करें और उसका सॉल्यूशन, या वो कहता है सॉल्यूशन सेट मालूम करें, तो फिर तो ठीक है, वो तो करना ही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सॉल्व का वर्ड बोलेगा तब भी आपने सॉल्यूशन सेट जरूर। जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। और ये भी क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट है इसको भी मार्क कर लेना। जी, तो हमने सॉल्व करना है इसको, लेकिन मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि सॉल्व करने के लिए तीनों मेथड जो हम लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीनों तब लगा सकते हैं जब क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस भी की, और आगे जो है ये फर्दर आता रहेगा, वहां पे तो स्पेशल प्रैक्टिस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले अपने माइंड में आपने रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप पहले उसको क्या करेंगे, इन तीनों मेथड से करने के लिए आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये प्रेजेंटेशन यूज करनी है, पहले अपने मार्कर से क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर आपने एकदम क्वेश्चन लिखना, फिर आपने स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3y² एज इट इज। ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये y से मल्टीप्लाई, ये आपके पास y² हो गया, y 5 से मल्टीप्लाई तो ये -5y हो गया। अब इसको इधर मूव कर लेते हैं, ये 3y² एज इट इज, y उधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट, 5y उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें तो ये आपके पास आएगा 2 टाइम y स्क्वायर, 3 था 1 टाइम ये, तो माइनस किया 2 टाइम प्लस 5y इक्वल टू जी। तो फैक्टराइज करना, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास कॉमन आ रहा है y, तो आप यहाँ पे पहले इसको y कॉमन करेंगे, तो ये आपके पास आएगा यहाँ से 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये डायरेक्ट हो रहा है 5y इज इक्वल टू 0 और
और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास डायरेक्ट y की एक वैल्यू निकल आई है। दूसरी वैल्यू जो है वो आप यहाँ से मालूम कर, ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इधर ऐड हो रहा उधर जाके सब्ट्रैक्ट, y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड 5/2। लो जी, ये आपके पास क्या है, इसके दो आंसर्स आगे हैं। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 माइनस 5/2। लो जी, क्लियर, सेकंड पार्ट आपका सॉल्व कर दिया जी। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 3, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। तो इसको भी अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। इसको उधर मूव कर रहा हूँ लेकिन मैं इसी साइड पे लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा 17x² माइनस इधर उधर जाके प्लस, तो ये 32x और ये प्लस उधर जाके माइनस, तो ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर वही यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो इसमें से आपके पास कोई नंबर, तो इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो अब आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए, उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आए, और अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल टर्म आए। तो हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 4 से, तो ये 68x² आ जाएगा। अब 64 को आप फैक्टराइज करें उसी तरह से, ये 2 3 2 4 2 1 7 17 1। 17 जो है ये प्राइम नंबर है, तो किसी और पे डिवाइड नहीं होता। अब आप अगर देखें तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं, 68 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 68, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है। दूसरा 34 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आता है 68। तीसरा 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 68। तो हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए इसमें से जो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, वो तीनों से आ रहा है। अब इसको चूंकि यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस का एक माइनस का, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 में से 1, तो अब 67 आएगा, हमें चाहिए 32। अगर आप सेकंड देखें तो ये आपके पास 34 में से 2, तो ये 32 आ जाएगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि आपके पास उनमें से जो पेयर है वो उन दोनों कंडीशंस को पूरा करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो तो ये भी इसको पूरा नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो यहाँ पे पेयर है 34 और 2, ये हमारे दोनों कंडीशंस को पूरा करेगा। ये आपके पास आ गया 17x² और प्लस 34 कर लिया, चूंकि हमें 32 प्लस का चाहिए, माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 जी। तो अब हमने, अगर आप इसको देखें 34 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन यानी कि माइनस 68x² आ रहा है, और अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें 32x आता है। खैर अगले स्टेप में पता चल जाएगा जी। तो इन दोनों में 17x कॉमन आ रहा है, तो 17x कॉमन करें तो आपके पास बचेगा x और प्लस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि आपके पास x प्लस 2 अगेन कॉमन आ गया, इसका मतलब आपने जो पेयर लिया था वहां से वो आपका सही है, वो दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। यहाँ पे x प्लस 2 जो है वो अगेन कॉमन आ गया है, और यहाँ से रिमेनिंग है 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास x ये इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक वैल्यू निकला इसकी। और उसी तरह से यहां से आपके पास 17x इज इक्वल टू, ये इधर सब्ट्रैक्ट उधर जाके ऐड हो जाएगा, और ये आपके पास 17 जो है ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड वैल्यू जो है वो क्या आई है, वो आई है
2/17। तो सोल्यूशन सेट आप यहाँ पे लिखे, एंड पे इसका सोल्यूशन सेट लिखे, तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट जो है वो इक्वल टू आ गया -2 और 2/17 जी। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया जी। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये भी देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको तो मूव करना पड़ेगा, तो हम इसको मूव कर लेते हैं 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 152x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, अब इसको 152 को आप फैक्टराइज कर लें जी। तो ये आपके पास 2 पे 2 7 6 2 3 8 2 1 9 और 19 1। तो आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे, 152 मल्टीप्लाई 1 152 आ जाएगा। इसी तरह 76 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 152 आ जाएगा। इसी तरह 38 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 152 आ जाएगा। 4 38 मल्टीप्लाई 4 152 आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 8 152 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कौन सा पेज चाहिए जो हमारी दो कंडीशन को पूरा करे, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर टर्म आनी चाहिए। तो आपके पास अब देखें तो ये 19 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। तो ये वाला पेज हमारे अकॉर्डिंग है। ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन करें, x माइनस 19 और प्लस का 8 कॉमन करें तो x माइनस 19 आएगा। 152 को 8 पे डिवाइड करें तो 19 आता। यहाँ पे आप देखें x माइनस 19 x माइनस 19 अगेन कॉमन हो जाएगा, x माइनस 19 और यहां से आपके पास x प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 19 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 19 और इधर आगे ऐड हो जाएगा। ये आपके पास x की एक वैल्यू निकल आई। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 8, ये इसकी सेकेंड वैल्यू निकल आई। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख दें। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास -8 19। लो जी ये सॉल्यूशन सेट पे हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया बेटे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। तो पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो आप पहले डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। 12x इंटू x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से कैंसिल, 12 टर्म x जो है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x प्लस 1 कैंसिल, 12 टर्म x इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह 12 कैंसिल तो x इंटू x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x स्क्वायर, उसके बाद x को x से 1 टाइम x 2 टाइम x डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस 1। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 25x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 टाइम x स्क्वायर प्लस 24 टाइम x प्लस 12। इसी तरह ये एज इट इज आ गया, ये आपके पास 12 टाइम x स्क्वायर एज इट इज और 25x स्क्वायर एज इट इज, 25x एज इट इज। अब आपके पास लाइक टर्म्स जो है, ये आपके पास 12x स्क्वायर जो है इसको प्लस कर दिया 12x स्क्वायर में तो ये 24x स्क्वायर हो गया,
24x एज इट इज, 12 एज इट इज और ये सारा एज इट इज। अब क्या किया, ये जो आपके पास है इसको उठा के मैं इस तरह मूव कर लिया है, तो ये आपके पास एज इट इज है 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये इधर ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट, ये इधर ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट, ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए 25x स्क्वायर में से 24, तो ये सिर्फ वन टाइम x स्क्वायर, और 25x में से 24x तो वन टाइम x, और ये 12 एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, आपके पास यहाँ पे था, यहाँ पे 1 चाहिए था और यहाँ पे 12 चाहिए था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 और 3 को 12 टाइम x स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 1 टाइम x, तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये 3x 4x माइनस 3x। अब इन दोनों में से x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ पे बचा 4, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लिया, तो ये आपके पास x और ये 4। अब x प्लस 4x प्लस 4 अगेन कॉमन आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास x और यहाँ पे माइनस 3। अब ये दोनों इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -4, यहाँ से x की वैल्यू 3, ये दो वैल्यूज निकला है, उसको हमने सोल्यूशन स्टैंड में लिख दिया। ठीक, तो नेक्स्ट सेकंड का पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया जी। तो बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, इसको सॉल्व कर दिया है, देख लें आप, इसको देख लेते हैं। उसी तरह से जैसे आपने लास्ट पार्ट की है, पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके लिए x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इससे थ्रू आउट आपको तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 ये बचेगा, ये उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज माइनस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई, एज इट इज फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई 4x, x को 3 से मल्टीप्लाई तो 3x, तो मैंने डायरेक्ट माइनस 7x लिख दिया, और 3 को माइनस 4 से तो ये 12 आ गया। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, और ये एज इट इज हो गया, और ये माइनस था, साइन बदल गया, ये प्लस था, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का, x स्क्वायर प्लस का कैंसिल, 13x में से 12x तो माइनस का x, 36 में से 27 तो आपके पास 9 बचेगा। ठीक है, आप इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये 2x एज इट इज माइनस 14x प्लस 24, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इधर आके ऐड हो गया, ये इधर ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपके पास यहाँ से 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया, और उसी तरह 14x में से 1 टाइम x तो ये माइनस 13x, और 24 में से माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास 15 आ गया जी। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर हमने बना लिए -10 -3, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, 13x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेटिव सॉल्यूशन यानी कि 30x के प्लस का आ जाएगा। क्लियर जी। तो इन दोनों में से 2x कॉमन तो x माइनस 5, अच्छा इनमें से अगेन x माइनस 5 जो है अगेन कॉमन आ जाएगा, और इधर से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक आपके पास आंसर x माइनस 5 निकला है, और दूसरा आपके पास x 3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका आया है 5 3/2। तो इसको आप सेट में आगे पीछे लिखने को फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख लें, इधर लिखने को फर्क नहीं पड़ता जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया फैक्टरेशन मेथड था, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टरेशन सॉल्व किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।